बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट से कराने से मुतालिक सदारती रेफरेंस की समाअत हुई है। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने मार्क्स दिए हैं कि अफसोस है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपने ही मुआहदे से फिर गए हैं। दोनों जमातों ने मिसाक जमहूरियत में खुफिया तरीक़ाकार को खत्म करने का मुआहदा किया था। मिसाक जमहूरियत की दस्तावेज अब भी मौजूद है, लेकिन इस पर दस्तखत करने वाली पार्टियां अब इस पर अमल नहीं कर रही। अदालत उस्मा में चीफ जस्टिस पाकिस्तान गुलजार अहमद की सरबराही में 5 रुकनी लाजब बेंच इस दौरान अटॉर्नी जनरल और सूबों के एडवोकेट जनरल्स और दीगर हुकाम जो हैं वो अदालत में पेश हुए। समाअत के आगाज में चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या इलेक्शन कमीशन ने सेनेट वोटर्स के लिए हिदायतनामा तैयार किया है। गुज़श्ता इंतखाब के लिए हिदायतनामा तैयार किया गया था, ताहम हमें अभी इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐसी कोई भी दस्तावेज जो है वो नहीं मिली। चीफ जस्टिस ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के वकील को यहां होना चाहिए, जिस पर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन रोस्टर पर आए और कहा कि हमने हिदायतनामा तैयार किया है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर वोटर्स के लिए हिदायतनामा तैयार किया है तो उसे दिखाएं। सुप्रीम कोर्ट ने वोटर्स के लिए बनाए जाने वाला हिदायतनामा तलब करते हुए कहा कि तमाम जजेस और फरीकैन के लिए कॉपी मंगवाएं, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने कॉपीज मुहैया कर दी। बादजा एडवोकेट जनरल पंजाब अहमद उवैस ने अदालत में दलाइल देना शुरू किए और कहा कि हिदायतनामे में मुतनासिब नुमाइंदगी और खुफिया वोटिंग का जिक्र है। उन्होंने कहा कि वोट डालने का अमल खुफिया होना चाहिए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 63A का इतलाक सेनेट इंतखाबात पर नहीं होता। समाअत के दौरान अटॉर्नी जनरल का कहना था कि पार्टी के खिलाफ वोट देने पर कोई सजा नहीं, जिस पार्टी के खिलाफ वोट देना है खुल कर दें। सजा जो है वो सिर्फ वोटों की खरीदो फरोख्त पर हो सकती है। उसी पर एडवोकेट जनरल पंजाब ने कहा कि कानून हमेशा मुआशरे के तजुर्बात से बनता है। कोई बुरा वाक़या हो तो इसके हवाले से कानून साजी होती है। मौजूदा हालात में शख्सियात को नहीं, इदारों को मजबूत करना होगा। अहमद उवैस ने कहा कि अरकान असम्बली को सियासी जमातें लेकर आती हैं, जिन्हें मजीद मजबूत करना होगा। इसी मौके पर अहमद उवैस ने कहा कि शफाफियत के लिए हर चीज खुफिया रखना जो है वो लाजमी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 59 में खुफिया वोटिंग का कोई जिक्र नहीं है। आइन का आर्टिकल 59 सेनेट के हवाले से है। बादजा एडवोकेट जनरल सिंध जो हैं सलमान तालिबुद्दीन, उन्होंने दलाइल देना जो है वो शुरू किए और बताया कि रेफरेंस में उठाया गया सवाल ही गैर मुनासिब है। उन्होंने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो अपने सर पर बोझ नहीं उठा सकते। हॉर्स ट्रेडिंग का सबने सुना है, लेकिन किसी के पास शवाहिद नहीं है। अखबारी खबरों और वीडियोस तक ही हॉर्स ट्रेडिंग होती है। इसी दौरान चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या कभी सेनेट का इलेक्शन चैलेंज हुआ, जिस पर एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि अदालत को सियासी सवालात से दूर रहना चाहिए। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आइन बजाते खुद भी एक सियासी दस्तावेज है। चीफ जस्टिस ने कहा कि आईनी तशरीह करते वक्त अदालत सियासी काम ही कर रही होती है। अदालत उज़्मा के 5 रुकनी बेंच के सरबराह के रिमार्क्स के बाद एडवोकेट जनरल ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम शफाफ इलेक्शन के लिए इंतजामात करना है। पोलिंग बूथ में न रिश्वत चलती है, न उम्मीदवार से कोई राबता होता है। इस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि क्या इलेक्शन के नताइज के बाद वोट का जायजा लिया जा सकता है, जिस पर एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि गिनती के वक्त वोट को देखा जाता है, ताहम गिनती के वक्त वोट डालने वाले का इल्म नहीं होता। आइन वोट डालने वाले की शनाख्त जाहिर करने की इजाजत नहीं देता है। इसी दौरान एडवोकेट जनरल ने कहा कि क्या ओपन बैलेट से हॉर्स ट्रेडिंग खत्म हो जाएगी, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ओपन बैलेट से हॉर्स ट्रेडिंग खत्म होगी या नहीं, कुछ नहीं कह सकते। दौरान समाअत एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि सेनेट इंतखाबात आर्टिकल 226 के तहत होते हैं। 226 इंतखाबात को खुफिया रखने का पाबंद करता है। आइन के तहत होने वाले इंतखाबात खुफिया होते हैं। काबीना की मंजूरी के बाद वफाकी हुकूमत तरमीम चाहती है। अटॉर्नी जनरल ने इसकी वजाहत कर दी है। काबीना के पास ये मुआमला था, लेकिन उन्होंने बोझ खुद नहीं उठाया, सारा बोझ उन्होंने अदालत पर डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट का दायरा कार जो है वो सिर्फ एडवाइजरी है, जिस पर चीफ जस्टिस ने पूछा कि वो कैसे, जिस पर सलमान तालिबुद्दीन ने जवाब दिया कि अदालत सिर्फ उठाए गए सवालात के जवाब दे सकती है। अब बहुत सारी बातें हो रही हैं, बहुत कुछ सुना जा रहा है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि हम इन बातों से गर्ज नहीं है। इस पर चीफ एडवोकेट जनरल ने कहा कि ये मुकम्मल सियासी मामला है, अदालत इससे पहलू तही करे, अदालत खुद को सियासत से बाला तर रखे। इस पर चीफ जस्टिस ने फिर कहा कि आइन में खुद सियासी कवानीन मौजूद हैं, हमने आइन को देखना है। इनके रिमार्क्स पर एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि सेनेट इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारी पूरी करने दें। करप्ट प्रैक्टिसेस की रोकथाम जो है वो अदालत नहीं बल्कि इलेक्शन कमीशन का काम है इसकी रोकथाम। करप्ट जो प्रैक्टिसेस हैं, रिश्वत सतानी वगैरह कानूनी प्रैक्टिसेस नहीं हैं ये, और नहीं होनी चाहिए इस तरह की प्रैक्टिसेस। एडवोकेट जनरल का ये कहना था कि इलेक्शन एक्ट 2017 में सब कुछ मौजूद है, इलेक्शन के मराहिल और इनका तरीकाकार सब वज़ाशुदा है।
आर्टिकल 222 जो है वो बिल्कुल वाज़े है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि ये सब ठीक है। 226 बिल्कुल वाज़े है और चीफ जस्टिस ने इसके ऊपर कहा कि ये सब ठीक है, लेकिन आप वोट कास्ट करने के वक्त से मुताल्लिक बताएं, क्या वोट की छानबीन की जा सकती है कि ये कानून के तहत कास्ट हुआ या नहीं। इस पर एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि बैलेट पेपर वोटर के हाथ में आने के बाद इसे कोई नहीं देख सकता, किसी को इजाजत नहीं है कि वो देखे कि वोटर ने वोट किसको दिया है। वोट का अपना तकद्दुस है जिसको मजरूह नहीं किया जा सकता। वोट की खुफिया शनाख्त को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। सलमान तालिबुद्दीन का यह कहना था कि कहा जा रहा है कि वोट बिकते हैं, फर्ज कर लें वोट बिकते भी हैं, लेकिन फिर भी इसकी शनाख्त नहीं हो सकती, जिस पर बेंच के रुकन जस्टिस इजाजुल एहसन का कहना था कि वोट की सीक्रेसी सिर्फ बैलेट बॉक्स तक होती है। अगर कानून की खिलाफ वर्जी हुई हो तो ट्राइब्यूनल या फिर इलेक्शन कमीशन कैसे देख सकता है। जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि शिकायत की सूरत में क्या इलेक्शन कमीशन वोट की शनाख्त कर सकता है, जिस पर एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं कर सकता। मुझे वोट कास्ट करते तो देखा जा सकता है, लेकिन किसको वोट दिया कोई नहीं देख सकता। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप कह रहे हैं कि वोट की शनाख्त नहीं की जा सकती। चीफ जस्टिस ने कहा कि अफसोस है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून अपने ही मुआहदे से जो है वो फिर गए हैं। दोनों जमातों ने मिसाक़ जमहूरियत में खुफिया तरीक़ाकार को खत्म करने का मुआहदा किया था। मिसाक़ जमहूरियत की दस्तावेज अब भी मौजूद है, लेकिन इस पर दस्तखत करने वाली जो पार्टियां हैं अब इस पर अमल नहीं कर रही। समाअत के दौरान जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन को पहले इत्मीनान करना है कि इलेक्शन में गड़बड़ हुई है। उस पर एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि किसी का वोट देखने से कैसे पता चलेगा कि उसने पैसा लिया था। साथ ही चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि क्या मखसूस नशिस्तों पर होने वाला जो इलेक्शन है वो आइन के तहत होता है, जिस पर सलमान तालिबुद्दीन ने कहा कि इलेक्शन आइन के तहत ही होता है, लेकिन मखसूस नशिस्तों पर तरीकाकार मुख्तलिफ है। मखसूस नशिस्तों पर खुफिया वोटिंग नहीं होती, सियासी जमातें नामजदगियां करती हैं। उस पर जस्टिस इजाजुल एहसन ने कहा कि मखसूस नशिस्तों पर वोटिंग नहीं होती, फिर भी उसे इलेक्शन कहा जाता है। जिस पर एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि मुतनासिब नुमाइंदगी सेनेट में सूबों की होती है, किसी जमात की नहीं होती। इस पर चीफ जस्टिस ने सवाल उठाया कि खुफिया राय शुमारी का इतलाक मखसूस नशिस्तों पर क्यों नहीं होता। उनकी बात के जवाब में एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि आर्टिकल 226 का इतलाक वहां पर होता है जहां वोटिंग हो। आर्टिकल 226 की ऐसी तशरीह नहीं की जा सकती कि आइन में तरमीम का तासुर मिले। आज की सुनवाई में एडवोकेट जनरल सिंध ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए, जिसके बाद एडवोकेट जनरल बलूचिस्तान ने अपने दलाइल किया और कहा कि कुरान पाक में भी करप्शन से मना किया गया है। दुनिया भर के इंतखाबी अमल में करप्शन होती थी, दुनिया ने इंतखाबी अमल से करप्शन रोकने के लिए इकदाम किए। बाद इस केस की मजीद जो समाअत है वो कल तक के लिए मुलतवी कर दी गई है। इसी तमाम सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। अहमद उवैस साहब एडवोकेट जनरल पंजाब जो हैं अब वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। एक बड़ा अहम सवाल अहमद साहब जो उठाया गया कि क्या ओपन बैलेट से हॉर्स ट्रेडिंग खत्म हो सकती है या नहीं हो सकती, अगर मैं आपकी राय इस पर लेना चाहूं तो क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरी तो राय इसमें बहुत क्लियर है कि हॉर्स ट्रेडिंग को ख़त्म करने का यही तरीका है कि ये इसको ओपन बैलेटिंग जो है इसकी की जाए सेनेट के इलेक्शन की। और उसके बहुत सारे रीज़न हैं कि ओपन बैलेटिंग जो है ये फॉर द प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी, फेयर प्ले और ट्रांसपेरेंसी के लिए ही ये ज़रूरी है। क्योंकि देखिए, इलेक्शन को अगर आप डेमोक्रेटिक सिस्टम को आप दो हिस्सों में बांट दीजिए। पहला कि जब एक जनरल पब्लिक जो है, पीपल ऑफ पाकिस्तान या किसी मुल्क के पूरे अवाम जो हैं, वो अपना राइट ऑफ फ्रेंचाइज इस्तेमाल करते हैं। कैसे इस्तेमाल करते हैं? बाय सीक्रेट बैलेट, और इलेक्ट करते हैं। किसी पॉलिटिकल पार्टी के हक में वोट दिया, किसी लीडरशिप को उन्होंने पसंद कर लिया और वो उनके जो है वो पार्टीज जो हैं वो उनके नुमाइंदगान जो हैं वो पार्लियामेंट में आ जाते हैं। आप देखिए, दूसरी स्टेज आती है कि जहां पर ये हर पार्टी के जिस वक्त वो मेंबर्स बन जाते हैं, देन दे आर बाउंड बाय द डिसिप्लिन ऑफ पार्टी। अब यहां पे उनकी कैफियत ये होती है कि जैसे आप समझ लीजिए कि जैसे अल्लामा इकबाल ने कहा था ना कि सनोबर बाग में आजाद भी है पाबकिल भी। वही कैफियत है कि वो ये मेंबर जब पार्टी के अंदर आ जाता है और इलेक्ट होके वो पार्लियामेंट में आता है और पार्टी की टिकट की बेस के ऊपर इलेक्ट हुआ होता है, तो उस सूरत में उसकी हैसियत ये है कि वो अब सेनेट के इलेक्शन के लिए वो बाउंड है कि जो पार्टी डिसिप्लिन जो है उसको उसने वायलेट नहीं करना और उसी को लेके चलना है। जो पार्टी का मैंडेट है उसने कैरी आउट करना है उसको।
اب یہاں پہ ایک بات اور آتی ہے کہ سینٹ کا الیکشن اگر آپ آرٹیکل 59 پڑھیں تو 59 کا سب آرٹیکل 2 ہے جو یہ کہتا ہے کہ سینٹ میں پرپورشنیٹ ریپرزنٹیشن کی بنیاد کے اوپر الیکشن جو ہے وہ کروایا جائے گا اور اس کا طریقہ کار جو ہے وہ ٹرانسفریبل ووٹ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو گروپ جو ہیں, جو پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں, ان کی جتنی اسٹرینتھ موجود ہے, ان یعنی جتنا صوبوں میں تناسب ہے ان کا, جی جتنا صوبوں میں تناسب ہے, ٹھیک ہے, اسی تناسب کی بیس کے اوپر وہ آگے سینٹ میں ان کے ممبر جائیں گے. اب اگر آپ نے اس کو چیک نہ کیا اور جیسا ابھی ماضی میں ایک آپ کا ہمارے سامنے کی ایکسپیرینس ہو چکا ہے کہ اس مینڈیٹ کو چوری کیا گیا, ووٹ خریدے گئے, ہارس ٹریڈنگ ہوئی, تو ایک تو دو چیزیں آ جاتی ہیں. ایک تو انٹینشن آف دی گورنمنٹ کہ پارلیمنٹ ایک اتنا پریسٹیجس ایک ادارہ ہے, سارے ملک میں سب سے پیوٹ پوزیشن جو ہے, اہم جو حیثیت ہے وہ پارلیمنٹ کی ہے, اور پارلیمنٹیرین کے متعلق کوئی شخص انگلی نہ اٹھا سکے, ان کی انٹیگریٹی کے متعلق ڈاؤٹ نہ کرے. لہٰذا ایسا سسٹم رکھنا چاہیے کہ جہاں پہ یہ چانس ختم ہو جائے کہ جہاں پہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی بھی اعتبار سے کسی کنفیوژن کا شکار اگر نہیں بھی ہوتا ہے اور کسی ہارس ٹریڈنگ میں ملوث ہو جاتا ہے اور وہ انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کرتا ہے اور کرپشن میں ملوث ہو جاتا ہے, تو اس کے خلاف باقاعدہ جو ہے وہ ہم ایک ایسا سسٹم بنائیں کہ جہاں پہلے ہی اس کو پریمپٹ کر لیا جائے. یہاں پہ ایک بات اور جو ہے بڑی اہم ہے, وہ یہ ہے کہ آرٹیکل 218 اگر آپ دیکھیے تو وہاں چیف الیکشن کمیشن کے متعلق ہے کہ الیکشن کمیشن بنایا جائے گا, اور الیکشن کمیشن کا سب سے جو ضروری کام ہے وہ یہ ہوگا کہ وہ انشور کرے گا کہ کرپشن کے اگینسٹ وہ گارڈ بنے گا. ہی ول گارڈ اگینسٹ کرپشن. اب گارڈ جو اس کا مطلب ہے کہ پہلے ہی انتظام کیا جائے گا. گارڈنگ کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کرپشن کے متعلق آپ نے پہلے ہی وہ تمام پریمپٹیو سٹیپس جو ہیں وہ لے لیے ہیں, اور کوئی شخص جو ہے ان کو وائلیٹ کرے گا تو وہ اس کے خلاف جو ہے وہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ کاروائی کرے گا. تو کوشچن یہ آیا بڑا واضح طور کے اوپر کہ جہاں جنرل الیکشن وہ پہلا فیز جمہوریت کو پنپنے کے لیے, قائم رکھنے کے لیے, فیئرنیس کے لیے, ٹرانسپیرنسی کے لیے, آگے سیکرٹ بیلٹنگ, اور اس کے بعد پارٹی ڈسپلن جب آئے گا, سینٹ کا الیکشن آیا, تو وہاں پہ آپ نے اس مینڈیٹ کے مطابق چلنا ہے کہ جو پارٹی کا مینڈیٹ ہے وہاں پہ اس کو آپ نے وائلیٹ نہیں کرنا, اور آپ فری نہیں ہیں. جب آپ بالکل فری نہیں ہیں تو آپ سیکرٹ بیلٹنگ جو ہے وہ استعمال نہیں بھی کریں گے, کوئی نہ کوئی ایسی مارکنگ یہاں سے. احمد صاحب بالکل اس کے ساتھ ساتھ آرٹیکل 226 کے حوالے سے بھی پھر بات جو ہے وہ آ جاتی ہے. کیا طریقہ کار ہے آپ کی نظر میں؟ 226 تو کہتا ہے کہ خفیہ جو ہیں وہ ہوں گے. دیکھیں 226 یہ کہتا ہے کہ جو آئین کے تحت الیکشن ہوں گے ود دی ایکسیپشن آف پریزیڈنٹ اینڈ چیف منسٹر, پرائم منسٹر اینڈ چیف منسٹر, باقی تمام الیکشن جو ہیں جو آئین کے تحت ہوں گے وہ سیکرٹ بیلٹ کے تھرو ہوں گے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیے اس میں جو ہے الیکشن آف دا پریزیڈنٹ ہے, الیکشن آف پرائم منسٹر ہے, چیف منسٹر ہے, الیکشن سینٹ کے چیئرمین کا الیکشن ہے, یہ وہ تمام الیکشن ہے, اسپیکر کا الیکشن ہے, ڈپٹی اسپیکر کا الیکشن ہے, یہ الیکشن آئین کے تحت ہیں جو آئین کے اندر ہی ان کا طریقہ کار وضع کر دیا گیا ہے. لہٰذا یہ الیکشن سیکرٹ بیلٹ کے تھرو ہی ہوں گے. لیکن بعض الیکشن جو کہ لا کے انڈر آتے ہیں, مثلا ان کے لیے آئین کے اندر جو ہے وہ ناٹ ڈائریکٹلی انڈر دی کانسٹیٹیوشن, لیکن اس کے لیے ایک الگ سے قانون بنایا گیا ہے, اور اس قانون کی بنیاد کے اوپر وہ الیکشن لڑا جاتا ہے. جیسے سینٹ کا الیکشن ہے, سینٹ کے الیکشن میں آئین خاموش ہے کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا آپ نے یہ بھی کہا تھا احمد صاحب کہ شفافیت کے لیے ہر چیز خفیہ رکھنا لازمی ہے, جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آرٹیکل 59 جو ہے اس میں خفیہ ووٹنگ کا کوئی ذکر جو ہے وہ نہیں ہے. نہیں, میں نے یہ نہیں کہا تھا جی, میں نے میرا خیال مس کوٹ ہوا ہے. میں نے یہ کہا تھا کہ شفافیت کے لیے یہ ضروری نہیں ہے, ضروری نہیں ہے وہ اس کو
जो है वो एब्सोल्यूट जो है वो सीक्रेसी में रखा जाए, ठीक है, ठीक है, ये नहीं है। हाँ, क्योंकि शफाफियत जो है वो देखनी ये है कि वो किन कंडीशंस के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 फेजेस हैं। पहला जो है जनरल इलेक्शन है, वहां पे शफाफियत जो है वो सीक्रेट बैलेट है, और जब ये लिमिटेड इलेक्शन है जो इसके ऊपर होगा, और ये इलेक्शन जो है जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बेस के ऊपर होगा, यहाँ पे शफाफियत जो है वो सीक्रेट बैलेट इज नॉट द आंसर। ठीक, इसी के ऊपर उन्होंने कहा कि आप ये जो है आर्टिकल 226 जो है, आर्टिकल 226 जो है वो प्रोविजन तो दे रहा है ना कि इलेक्शन में आप जो है ओपन बैलेटिंग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, आप देखें ना कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन जो है वहां पे शेक ऑफ हैंड, अच्छा, ठीक है, रेज ऑफ हैंड के जरिए आप उनको काउंट करते सही हैं। है, सही है। अहमद साहब, एक और चीज पे मैं आपकी राय लेना चाहूंगी। एडवोकेट जनरल सिंध ने आज ये कहा कि हुकूमत ने सारा बोझ जो है वो अदालत पर डाल दिया, सुप्रीम कोर्ट का दायरा कार एडवाइजरी है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? आप क्या इत्तेफाक करते हैं उनकी इस राय से? देखिए, उन्होंने इसका ख्याल नहीं किया कि आर्टिकल 186 जो है आइन के अंदर वो बड़ा वाज़ेह तौर पे इसी सिचुएशन को मद्देनजर रखते हुए जो फ्रेमर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो थे या फाउंडिंग फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्होंने आर्टिकल 186 रखा हुआ है, जो है कि किसी भी ऐसे मामले के ऊपर जहां पे हुकूमत को कोई दिक्कत महसूस हो रही हो तो वो जो है वो थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान वो एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट को भेज सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं। तो हमने एडवाइस मांगी है, ठीक है, इस वक्त तो पीटीआई की हुकूमत ने और थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एक एडवाइस मांगी है कि जनाब ये सूरत हाल है, ये हम देखिए कानून जो है ना वो मोरालिटी को और चेंजिंग सर्कमस्टांसिस को नजर आजमा होने के लिए और उनको बनाया जाता है कानून। लेकिन यकीनन अहमद साहब ये जो मौजूदा हालात हैं इनमें एडवाइस जो है वो बड़ी अहमियत की हामिल है। इसके ऊपर बहुत सारी चीजें डिपेंड कर रही हैं इस एडवाइजरी के ऊपर। जी बिल्कुल 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 कर रही है, इसके ऊपर बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। और इसी वजह से कि ये मैटर जो है कि यहाँ पे उन्होंने इसको क्लियर करना है कि आर्टिकल 226 जो है वो ये कतगन नहीं लगाता कि आप कहीं पर भी सीक्रेट बैलेटिंग से हट के भी कोई ओपन बैलेटिंग का सिलसिला जो है वो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है, इंडिया में भी ऐसा होता है, इंडिया में भी ऐसा ही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद उवैस साहब, एडवोकेट जनरल पंजाब हमारे साथ मौजूद थे और बड़ी वजाहत के साथ जो है वो उन्होंने इसके ऊपर तमाम तफसीलात हमारे साथ शेयर की हैं, अपनी राय भी दी। एक छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ बात करनी है हमें PIA के हवाले से, जहाँ पर मसाइल जो हैं वो ख़त्म होने में ही नहीं आते। जो एक स्कीम थी गोल्डन हैंडशेक टाइप, कुछ लोगों ने उसके तहत रजामंदी जाहिर की और नौकरी छोड़ी, लेकिन इस वक्त वो काफ़ी शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। इसी पर हमें बात करनी, छोटे से ब्रेक के बाद साथ PIA बाकमाल लोगों की लाजवाब सर्विस गुज़श्ता कई सालों से दुख भरी दास्तानों की एक लाइब्रेरी बन चुकी है। PIA से रिटायर्ड होने वाले मुलाजमीन और फैमिलीज ने प्रेस क्लब के सामने एहतजाज किया। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के एहतजाज करने वाले मुलाजमीन की बॉडी ने यह इल्जाम लगाया है कि जल्द रिटायरमेंट रज़ाकाना अलहदगी स्कीम यानी VSE के तहत जो वाजिबात की अदम अदायगियों के बायस शदीद दबाव की वजह से 2 साबिक मुलाजमीन हार्ट अटैक से इंतकाल कर गए हैं। PIA मुआशी खसारे के बाद जिंदगियों का खसारा भी करने लगी है। रज़ाकाराना अलहदगी स्कीम के तहत मुलाजमत छोड़ने वाला मुलाजिम सलीम मसीह वाजिबात के इंतजार में कल चल बसा है। PIA की जानिब से मुलाजमीन के साथ किया गया वादा वफा नहीं हो सका। सलीम मसीह को मुआहदे के मुताबिक वाजिबात नहीं दिए गए, जबकि सलीम मसीह की जो तनख्वाह है वो 2 महीने पहले ही बंद कर दी गई थी, जिसकी वजह से किचन का खर्चा, घर का किराया और बच्चों के स्कूलों की फीस सलीम मसीह के लिए मुस्तकिल दबाव का सामान बन गए थे। सलीम ने दोस्तों से कर्ज मांगा जो नहीं मिला और फिर सदमे की शिद्दत से दिल का दौरा पड़ा और सलीम मसीह चल बसा। PIA इंजीनियरिंग लाहौर का मुलाजिम मुनीर खोखर भी वाजिबात के इंतजार में गुज़श्ता दिनों चल बसा था। स्कीम से फायदा लेने वालों को 31 जनवरी तक रकम अदा करने का वादा किया गया।
PIA ने 3500 मुलाजमीन को बरतरफ करने की स्कीम मुतारिफ करवाई, मगर सिर्फ 1400 मुलाजमीन ने दरखास्तें जमा करवाईं। डेडलाइन की तारीख में 30 दिसंबर तक दोबारा तोसी की गई, तादाद मजीद बढ़ गई। 2000 मुलाजमीन ने स्कीम के तहत नौकरियों से रजाकाराना बरतरफी की रजामंदी जाहिर की। बरतरफ होने वाले मुलाजमीन को स्कीम के तहत ग्रेजुटी, प्रोविडेंट फंड, जमाशुदा छुट्टियां, मेडिकल अलाउंस और 65 साल की उम्र तक की पेंशन समेत दीगर मरात यकमुश्त अदा करने का वादा हुआ था। अभी तक स्कीम के तहत बरतरफ होने वाले किसी मुलाजिम को रकम नहीं मिली, जबकि ज़राए का कहना है कि हुकूमत से 9 अरब 84 करोड़ रुपए के फंड मिलने के बावजूद PIA इंतजामिया ने वाजिबात अदा नहीं किए हैं। मुतासरा मुलाजमीन का कहना है कि इनके घरों में फाकों तक नौबत आ गई है। मुलाजमीन के अहले खाना ने यह भी इल्जाम लगाया है कि अलहदगी रजाकाराना नहीं बल्कि जबरी ट्रांसफर और बरतरफी की जो तलवार है गर्दन पर रख कर दस्तखत करवाए गए। वाजिबात की अदम अदायगी और तनख्वाह न मिलने पर मुतासरा मुलाजमीन ने कराची एयरपोर्ट पर एहतजाज भी किया। तर्जुमान PIA का मौक़िफ़ यह है कि ऑडिट का अमल जारी है और तमाम वाजिबात चंद दिनों में अदा कर दिए जाएंगे। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने स्कीम के लिए 12 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। रज़ाकाराना अलहदगी स्कीम के बाद इदारे पर मुलाजमीन का बोझ कम करने के लिए कारकर्दगी की बुनियाद पर भी छांटियां करने की उम्मीद की जा रही है। PIA का दावा यह है कि इस स्कीम के तहत इदारे को सालाना 4 अरब रुपए की बचत होगी। इदारे में इस वक्त मुस्तकिल और कॉन्ट्रैक्ट पर मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो 12,000 से ज्यादा मुलाजमीन काम कर रहे हैं। PIA के CEO अरशद मलिक इदारे में जरूरत से ज्यादा स्टाफ रखने को इदारे के मसाइल की सबसे बड़ी वजह जो है वो करार दे चुके हैं, और इस सिलसिले में इस्लाहाती प्लान जो है वो भी मुरतब किया गया है, जिसमें ज्यादा तरजीह मुलाजमीन की तादाद को कम से कम करना है। इदारे में इस वक्त मुस्तकिल और कॉन्ट्रैक्ट पर मजमूई तौर पर 12,000 से ज्यादा मुलाजमीन काम कर रहे हैं, जबकि नई इंतजामिया ने मुलाजमीन की तादाद 7,500 तक महदूद करने का एक हदफ जो है अब वो रखा है। मजीद इसके ऊपर बात करेंगे। तर्जुमान PIA अब्दुल्ला हफीज साहब हमें जो हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। PIA ने वादा किया था जिस तारीख पर ये रकम देने का, 30 दिसंबर को स्कीम के तहत रिटायरमेंट लेने वाले को 31 जनवरी का वादा था जी कि तमाम वाजिबात 31 जनवरी तक अदा कर दिए जाएंगे, मगर आज फरवरी की 18 तारीख हो गई है, पैसे नहीं मिल रहे, मुलाजमीन शदीद दबाव का शिकार है। अब्दुल्ला साहब क्या ठीक है आपकी इस पर? थैंक यू सो वेरी मच। आपने बहुत अच्छा प्रीएम्बल दिया, बहुत सारी चीज़ों की निशानदही आपने खुद ही कर दी, जिसके शायद मुझे ज़रूरत नहीं है कुछ कहने की। थोड़ी सी वजाहतें हैं जो कि मैं चाहूँगा कि आपके साथ से मैं दे दूँ। देखिए, रज़ाकाराना स्कीम या वॉलंटरी सेपरेशन स्कीम के ऊपर किसी किस्म का कोई दबाव नहीं था। हर जो मुलाजिम था उसने अपनी मर्जी से अपने इसको ऑप्ट किया और वो उन्होंने उसके ऊपर वो उन्होंने हासिल किया। जहाँ तक इस बात के ताल्लुक 2 महीने से सैलरियां नहीं मिली, जिन लोगों को 31 दिसंबर जो लोग रिलीज हुए उनको 1 जनवरी के एंड की सैलरी जो कि फरवरी में मिलती है वो सैलरी उन सबको मिली। फरवरी के महीने के अंदर ऑब्वियसली उनको सैलरी नहीं मिलेगी क्योंकि यहाँ की सैलरी जो है उनको वाजिबात की सूरत में उनकी ऑलरेडी अदा कर दी जाएगी। 31 जनवरी को बिल्कुल एक कमिटमेंट थी कि 31 जनवरी तक हम लोगों को पैसे देना शुरू कर देंगे सब्जेक्ट क्लियरेंस ऑफ ऑडिट। उस टाइम की जो चीज हमने क्लियरली मेंशन की थी, जो हमारी अगर आप पुरानी उस टाइम दिसंबर की भी निकाले उसमें भी चीज लिखा था कि ऑडिट, देखिए ऑडिट का अमल किसी भी सरकारी इदारे में बड़ा अहम होता है। जब किसी की फाइनल ड्यूज या सेटलमेंट होती है, सरकारी इदारों में तो 6-6 महीने 7 साल ऑडिट लगते हैं। PIA में कंपैरेटिवली थोड़ा सिचुएशन थोड़ी बेहतर होती है, इतना अर्सा नहीं लगता। जहां तक इस बात के ताल्लुक है, देखिए उनके जो टोटल वाजिबात है उसके 2 पार्ट्स हैं। एक वो है जो कि उनके प्रोविडेंट फंड और उनका अपना जमाशुदा पैसा है जो कि उनका अपना वो फौरन से पहले उनको अदा कर दिया जाएगा या वो बिल्कुल क्लियर उनकी अदायगी के लिए। जो दूसरा पैसा जो कि एक बड़ी रकम थी जिसकी 9.6 अरब जिसका आपने भी थोड़ी देर पहले जिक्र किया, तो पैसा हुकूमत पाकिस्तान ने PIA को अदा करना था क्योंकि ये स्कीम उनकी मंजूरी से दी गई। वहां के ऊपर एक चूंकि ये एक हर रोज का वाकया नहीं है, कभी कभी ये होता है, तो उसके ऊपर एक चीज इस तरीके से हुई कि वजारत खजाना ने वो पैसा जो है वो एविएशन डिवीजन के हवाले कर दिया, जिसके ऊपर PIA का ख्याल ये था या PIA का मौक़िफ़ ये था कि वो पैसा PIA को अगर डायरेक्टली अदा कर दिया जाए तो इसके ऊपर हम जो है वो जल्दी पे कर देंगे। जब वो मिनिस्ट्री को अदा किया गया तो वहां पे एक प्री कंडीशन रख दी गई। मैं आपकी सिर्फ डिटेल के लिए बता रहा हूँ सो दैट चीज क्लियर हो जाए कि प्री कंडीशन रख दी गई कि वो पैसे की डिस्बर्समेंट जो है वो प्री ऑडिट यानी इस पूरे मंसूबे की अदायगी पहले ऑडिट करवा के फिर देने के ऊपर जो है वो उसके साथ एक तरीके से मुंसलिक कर। इसके ऊपर हम लोग एक बड़ा तो अब्दुल्ला साहब उसकी वजह से डिले हुआ है जिसकी वजह से इस वक्त जी
इसके ऊपर बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रही हैं। इसकी वजह से डिले आया कोई 1-1.5 हफ्ते का, जो कि हमने जिसकी वजह से एहतजाज भी किया, हमने अपने खदशात का इजहार भी किया। आज इसके ऊपर एक बड़ी हाई लेवल अब्दुल्ला मीटिंग साहब, अभी क्या है, अभी क्या सिचुएशन है? अभी कब तक पैसे जो हैं वो अदा कर दिए जाएंगे? क्योंकि बहुत सारी कंप्लेंट जिस तरह की आ रहे हैं कि बहुत मुश्किलात का शिकार हैं वो मुलाजिमीन। बिल्कुल देखें, उनकी मुश्किल बिल्कुल होगी, क्योंकि पैसा जिसका भी हो जल्द से जल्द अदा कर देना चाहिए। मैं आज इसके ऊपर एक आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ था इस्लामाबाद में, जिसकी सरबराही वजीर हवाबाजी ने की थी। उसमें और दीगर आला हुकाम भी थे। डिसाइड अब ये हुआ है कि एक स्पेशल अकाउंट आज ही क्रिएट किया गया है नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक कराची ब्रांच के अंदर, जिसपे वो पैसे ट्रांसफर कर दिए गए। सही है। वो पैसे का जो कंट्रोल है वो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान AGPR का लोकल ऑफिस कर रहा है। PIA ने उनसे एक कंडीशन सेट की है कि जी तमाम पैसों की अदायगी कर दी जाए, जो उसका ऑडिट होगा उसका PIA जिम्मेदार होगा। कब तक? जिसका मतलब ये है कि जो अदायगियां कब तक? बिकॉज ये हो जाएंगी। हाँ, कब तक? बिल्कुल आपने कहा कि जिसके भी पैसे वो दे देने चाहिए, लेकिन ये तनख्वाहदार तबका है जिसका सारा इन्हसार ही तनख्वाह पर होता है। एक महीने की तनख्वाह डिले हो जाए तो बजट पूरा उलट कर रह जाता है, कुछ इसके कि तनख्वाह मिले ही ना। कब तक हो जाएगी डिस्पर्समेंट? देखिए, आज हमने गारंटी ये की है एम्प्लॉइज के साथ, और बल्कि हमने इसके मुतालिक एक प्रेस रिलीज भी हमने इसके ऊपर जारी की थी सबके लिए, कि अगले हफ्ते से अदायगियां शुरू हो जाएंगी। ठीक है। उसकी तमाम कंडीशन और तमाम चीज PIA ने कमिट की है। नेक्स्ट वीक से उनकी पेमेंट्स जो है वो होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि नेक्स्ट वीक से जो है वो पेमेंट शुरू हो जाएगी। बहरहाल वाकई बहुत ज्यादा जो है वो बेबसी किसी सूरत हाल है। तनख्वाहदार तबका जिनका सारा गुजर बसर तनख्वाह के ऊपर होता है, उनकी 2 महीने की तनख्वाहें और वाजिबात जो हैं वो अदा नहीं हुए हैं। बहुत ज्यादा प्रेशर और दबाव के अंदर बहुत सारे लोग तो अपनी जान से भी हाथ धो बैठे हैं। इसके साथ एक छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आएंगे। कुछ महंगाई के ऊपर होगी बात। शमसुल इस्लाम साहब हमारे साथ होंगे। एक ब्रेक के बाद साथ रहिए। वो सब कुछ जो मुल्क की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी टीम ने मुमकिन कर दिखाया है। पाकिस्तान की मईशत बेहतर हो रही है, मुआशी इशारे तरक्की के गीत गा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में तारीखी बेहतरी देखी जा रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहाल हो गई है। हुकूमती पॉलिसीज कामयाब हो रही हैं। बैरून मुल्क से रिकॉर्ड ज़र मुबादला पाकिस्तान आ रहा है। तिजारती खसारे खत्म हो गए हैं। मुल्क भर में अब सब अच्छा हो रहा है। ये तो है नए पाकिस्तान की वो तस्वीर जो हुकूमत और इसके तर्जुमान बाकायदगी से ये सब दावे बार बार दोहरा रहे हैं, तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। मगर आम आदमी है कि हुकूमती दावों पर यकीन करने से कासिर, और करे भी क्यों जब ओपन मार्केट में घी की नई कीमत जो है वो 355 से 300 रुपए फी किलो हो गई है। यूटिलिटी स्टोर्स पर याद रहे कि कुकिंग ऑयल की जो कीमत है और घी की वो 27 रुपए तक जो है वो महंगा किया गया था, जबकि 2 महीने कबल कीमतों में 43 रुपए फी लीटर तक का इजाफा जो है वो हुआ है। इसके अलावा अगर हम देखें तो एक हफ्ते के दौरान मुल्क में 20 किलो आटे का थैला 24 रुपए महंगा हुआ है जी, जबकि चीनी की कीमत 3 रुपए 37 पैसे फी किलो बढ़ी है। चीनी की कीमत जो है वो फी किलो कीमत 90 रुपए 22 पैसे से बढ़कर 93 रुपए 59 पैसे तक पहुंची है। इसके अलावा दालें भी महंगी हुई हैं, चावल भी महंगे हुए हैं। मतलब एक गरीब आदमी के किचन की जो जरूरी या बेसिक अशिया होती हैं उन सब में जो है वो इजाफा हो चुका है। शमसुल इस्लाम साहब ने हमें ज्वाइन किया है इस बहुत ही अहम मुद्दे पर बात करने के लिए। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नायब सदर हैं और माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया शमसुल इस्लाम साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। कुछ हमें भी बता दें कि आखिर ये सितम क्यों ढाया जा रहा है आवाम के ऊपर। क्या आपको अगर मैं पूछूं कि शमसुल इस्लाम साहब कोर वजह आपको क्या नजर आती है कि सरकारी पॉलिसीज की वजह से महंगाई बढ़ रही है, या आपको लगता है कि बीच में कुछ मसला है, मिसमैनेज हो रही हैं चीजें, ब्रोकर्स या खरीदो फरोख्त करने वाले जो लोग बीच में हैं वहां पर प्रॉब्लम आ रही है? देखिए जी, जैसे आपको पता है कि पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है और खाने पीने की चीज़ें तकरीबन तमाम चीज़ें पैदा करता है, लेकिन कई दिहाइयों से एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो डिक्लाइन का शिकार रहा है। और अभी भी जो है कोई स्टेट बैंक की जो रिपोर्ट आई है उसमें 2.8% कोई ग्रोथ बता रहे हैं एग्रीकल्चर की, जो कि नाकाफी है। और इससे ये लग रहा है कि हमारे पास जो मेन क्रॉप्स हमारी कॉटन की, हमारे वीट की क्रॉप, हमारे पास शुगर केन, ये तकरीबन डिक्लाइन की तरफ है। सिर्फ चावल है जिसमें थोड़ी सी ग्रोथ हुई है। तो प्राइसेस का यूं होता है कि जी बेसिक वजह तो ये है कि अगर आपकी ग्रोथ अच्छी हो रही हो, प्रोडक्शन अच्छी हो रही हो, हुकूमत उसके ऊपर तवज्जो दे रही हो, तो वो उसमें आपकी प्राइसेस कम होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में अब ये कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि हम फूड का जो है अच्छा खासा इंपोर्ट बिल पे करते हैं, और जब आप इंपोर्ट करोगे तो फिर ये होगा कि आपका लोकल ग्रोअर जो है वो डिस्करेज होता है। चाहे वो दालों का आप ले लें कि 2008 में जब दाल की कीमत 25 रुपए थी, वो बढ़ के 30 हुई तो एक्सपोर्ट बैन कर दी गई। आज वही चने की दाल जो है वो 150 रुपए किलो, 130-140 रुपए किलो हो गई। इसी तरह से
मार्च की दाल जो 2008 के अंदर जो है वो 40 रुपए किलो हुई और बैन हुई थी, वो आज 250-60 रुपए किलो हो गई। तो वजह यह है कि जो ग्रोअर हमारा जब देखता है कि इंपोर्ट की हुई दालें वो ज्यादा आ रही हैं तो अपनी वो दूसरी क्रॉप की तरफ स्विच करता है। इसी तरह से आपने जैसे घी का जिक्र किया और ऑयल का जिक्र किया, इसमें ये हुआ है कि हम क्योंकि बेसिकली 80% जो है पाम ऑयल इंपोर्ट करते हैं और पाम ऑयल की प्राइसेस जो है इंटरनेशनल मार्केट में, मलेशिया से पाम ऑयल आता है, वहाँ बहुत ज्यादा प्राइस हाई बढ़ी है, और वो जब आता है तो ब्लेंड होता है सोयाबीन और दूसरी चीजों के साथ। लेकिन शमसुल इस्लाम साहब, यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर इस तरह से कीमतें बढ़ना, जो कि एक ऐसा तबका वहां से चीजें खरीदता है जो कि महंगी चीजें अफोर्ड नहीं कर सकता, और यूटिलिटी स्टोर्स का मकसद ही यही होता है कि वहां पर जो है सब्सिडाइज चीजें दी जाए, वहां पर इस हद तक चीजों की कीमतों में इजाफा होना तो फिर तो एक आम आदमी की पहुंच से दूर है, तो उसका कोई मतलब नहीं रहता है। देखिए जी, वो जो यूटिलिटी स्टोर्स पे प्राइसेस कुछ अर्सा तक हुकूमत ने कोशिश की थी कि इसको बढ़ाया ना जाए, बार बार समझी जाती थी कि प्राइसेस बढ़ाए, और आखिर उन्होंने बढ़ा दी। ये एक सिग्नल मार्केट को देता है, क्योंकि यूटिलिटी स्टोर खुद तो कोई चीज मैन्युफैक्चर नहीं करता, वो ओपन मार्केट से ऑयल खरीदेगा, घी खरीदेगा, दालें लेता है, चावल, चीनी, सब चीजें, आटा वगैरह जो ये गंदम खरीद के गवर्नमेंट से लेके और फिर उसको पिछवाते हैं। तो इनकी अपनी तो कोई मैन्युफैक्चरिंग है नहीं, तो वो जब मार्केट से